हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के सचिव की जो पोस्ट निकली थी उसके बारे में बात होगी। हर एक चीज़ पर डिटेल में बात होगी, आपके सिलेबस पर कितनी पोस्ट है, कैसी जॉब है, और फिर यहाँ पर जो बैच स्टार्ट होगा उसका पूरा प्रोसेस, बैच रहेगा, लिमिटेड रहेगा, कब से स्टार्ट होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे बैच चलेगा, हर एक चीज़ पर बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो, उसमें जो सिलेबस की बात हुई थी, कितनी पोस्ट है, क्या ग्रेड है, पद में क्या पैसा है, हर एक चीज़ पर इन डेप्थ बात करेंगे। कितने प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, इसके बाद टोटल भाग 6 हैं उन पे बात करेंगे सिलेबस की। फिर हर एक भाग को हम कैसे कवर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंटली ए वाला भाग एक जो है, कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान। ये जो 20 नंबर का है पोर्शन, ये 20 का नहीं है। 20 तो सिर्फ यहाँ से पूछेगा। जीएस में भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो इसमें दिए हैं वो जीएस के पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, स्कीम से क्वेश्चन आएंगे, और यूपी की जो इकोनॉमिक्स है वहाँ से आएंगे। तो जैसे आपके ऑडिटर एग्जाम या अन्य एग्जामों में हुआ है कि 20 की जगह वो जो जितना उनके सिलेबस में दिया था, यूपी स्पेशल में उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए थे ऑडिटर के जो सिलेबस है वहाँ से। तो ऐसे ही यहाँ पर होने की संभावना है, उस पर बात करेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे तो हर एक भाग पर, भाग 6 के 6 भाग हम कैसे कवर करेंगे उस पर बात होगी आपकी। ठीक है, किस भाग से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन इस सिलेबस को हमने कन्वर्ट कर लिया है 26 टॉपिक में। कौन सा सिलेबस? जो 20 नंबर का है आपका कृषि वाला। इस पे सारे पे बात होगी, एक एक टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूपीएससी के लेवल के टॉपिक इन्होंने यहाँ पर दे दिए, तो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पद भी बहुत अच्छा है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। और फाइनली बैच पर, बैच फीस क्या होगी, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल पद कितने निकले हैं? 134 पोस्ट हैं मंडी परिषद के सचिव की। ये एक ऐसी पोस्ट होती है, इतना समझो यही हेड होता है व्यक्ति सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के। मंडी आप देखे होगे, कम से कम ब्लॉक स्तर पर एक ही मंडी होती है। पूरे ब्लॉक में जितने भी विलेजेज हैं सबकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कृषि से निकलता है, और ये सारे किसान जाते हैं इस मंडी में। इनको रेगुलेट कौन करता है? यही सचिव स्तर का अधिकारी। बहुत पावरफुल पोस्ट है, जिसको बोलते हैं ना बहुत ज्यादा मलाईदार पोस्ट है। कई मामलों में तो जो यूपी पीएससी के पद है ना उनको ये पीछे छोड़ देती है ये वाली पोस्ट, क्योंकि अकेला व्यक्ति है, ये सारी चीजें देख रहा है। और इसके अंडर में सपोज करो एक ब्लॉक में कितने गांव हैं, तो सपोज कर लो कि कितने गांव हैं, एक गांव के अंदर कितने किसान होते हैं, और कितना ज्यादा राजस्व इसके पास से गुजरता है इसकी नीतियों से। ठीक है, 4200 ग्रेड पे का पद है ये, और पावर में इससे भी ज्यादा का है, क्योंकि संख्या कम है ना, व्यक्ति एक अकेला है। बाकी जगह तो बहुत सारी लाइन लगी पड़ी, ये अधिकारी वो अधिकारी, ऐसा वैसा ये वो। जैसे ब्लॉक के अंदर ही चले जाओ तो तमाम अधिकारी होते हैं, सबके अपने अपने कार बटे होते हैं, इसका अकेले का ही सारा कार है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गई पद के बारे में कि पद क्या है। अब चूंकि हमारे पास अभी समय नहीं था, हम इस बैच के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन स्टूडेंट बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि ये 134 पोस्ट हैं, उनमें से वो एक पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो वो बार बार फ़ोन कॉल मैसेज ऐसे करके काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी। फिर जब हमने इसका सिलेबस देखा तो हमें भी समझ में आया कि ना कोई टीचर इसको पढ़ा पाएगा, यूट्यूब वालों की तो हिम्मत ही नहीं है। एक टॉपिक, अभी एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, वो इसको समझा पाए। वो रटी रटाई चीज़ें कॉपी पेस्ट करके जरूर दे देंगे, उनकी तो भूल जाओ। इकोनॉमिक्स के जो यूपीएससी लेवल के टीचर होते हैं उसमें से भी 80 to 90% चीज़ें, रटी हुई चीज़ें या कॉमन चीज़ें समझा पाते हैं। वो बेस लाइन नहीं समझा पाते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बता दें जिससे आप खुद ही निकाल लो कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस पर। तो परीक्षा योजना क्या है इसकी? 100 प्रश्न होंगे, समयावधि 2 घंटा होगी, एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा,
ऋणात्मक मार्किंग वही 1/4 जो इनका चलता है। ये सारा सिस्टम सेम है। आगे चलते हैं। ये इन्होंने दे दिए पूरा सिलेबस 6 भाग का होगा। पहला वही है, कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन, मंडी संबंधी ज्ञान। 20 नंबर इन्होंने बोला ही है, जैसा मैंने बोला कि ये तो डायरेक्ट बोल रहे हैं 20 नंबर, लेकिन जब मैं सिलेबस पे बात करूंगा, इतना ब्रॉड इन्होंने सिलेबस दे दिया कि अगर आप बीपीओ का सिलेबस देखोगे तो बीपीओ के सिलेबस में जितने टॉपिक दिए उससे ज़्यादा टॉपिक सिर्फ इसमें दे दिए, और वहाँ 65 नंबर में उतने ज़्यादा टॉपिक दे दिए। तो सिंपल है, इनका वेटेज आगे चल के होगा कि ये यूपी जीके में से भी गुंजाइश निकालें इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, यहाँ की इस सिलेबस की, प्लस बिल्कुल निकालेंगे यूपी की कृषि से, निकालेंगे यूपी की अर्थव्यवस्था से, निकालेंगे वो सारी चीज़ें। तो वो वेटेज वहाँ होगा। दूसरा ये निकालेंगे जो जीके आपको दी है 15 नंबर की यहाँ से, तो ये 35 से 40 क्वेश्चन तक पहुँच सकता है सिर्फ इस पोर्शन की, अगर अच्छी आपको जानकारी है वहाँ से। ठीक है। दूसरी चीज कि ये तो यहां पहुंचेगा ही, अगर ये 20 नंबर का भी लेते हैं तो ये कॉमन चीज है, हिंदी हर व्यक्ति पढ़ रहा है और नॉर्मल कंटेंट हर जगह मिल जाता है, आप पढ़ोगे आसानी से, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, हो जाएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण क्या है इसमें, रीजनिंग, अगर आप देख लोगे, प्रीवियस ईयर कोई पेपर हुआ होगा उसको देख लोगे, या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे पेपर्स में बनते हैं जो 10-12 टॉपिक होते हैं, उनको बार बार पढ़ के उन पे 5-5 एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे, बहुत इजीली आप ये काम कर सकते हो, ये नंबर मिल जाएंगे। फिर जीके, सामान्य जानकारी, सपोज करो जो व्यक्ति, इसमें शॉर्टलिस्ट कौन होने हैं, 99 परसेंटाइल वाले, 99 और 98 परसेंटाइल, मैक्सिमम चांसेस इन लोगों के हैं। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा, किसी को ये भी नहीं बोलूंगा कि आपका हो जाएगा 98 से कम वालों का, ठीक है। 99 वाले तो श्योर रहे, जिसके 99 उसके ऊपर है, इनको भी थोड़ा सा मैं नहीं बोलूंगा कि ये है, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांसेज हैं, ठीक है। बाकी आप लोग वेट करना, मैं तो चाहता हूँ उस 97 वालों को भी मिले, स्पेशल योग्यता है। लेकिन यहाँ बोलने से ये होता है कि बोल दो, फिर स्टूडेंट के साथ बाद में अगर कुछ इधर उधर हुआ तो वो बेचारा निराश होता है, वो बहुत भरोसे के साथ आता है यहाँ पे, तो इसीलिए, ठीक है। अब जो 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट, 134 पोस्ट है, लगभग 4000 के लगभग ये लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, ठीक है। 4000 एक क्रीम स्टूडेंट होंगे। पेपर इस बार का आपने पेट का देखा होगा, जीएस किस लेवल की आई थी, तो जिसने जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया, जीएस पर उसका कमांड एट लीस्ट वन लाइनर्स या जैसे एमसीक्यूज फॉर्मेट में, वो तो बहुत अच्छा है, ये बात मान के चलो आप लोग। जब इस व्यक्ति का जीएस में भी कमांड होगा, हिंदी में भी होना चाहिए, शॉर्ट टर्म की जो हिंदी होती है, इन सब चीज़ों में इस पर्सन का कमांड है, तो इसके क्वेश्चन जब आप देखोगे ना सामान्य जानकारी के इस पेपर में, अभी से बताता हूँ, जिसमें भी 15 या 20 नंबर की जीके आती है, वहाँ के क्वेश्चन बड़े नॉर्मल से आते हैं। कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन आएंगे तो वो कौन से आते हैं, करंट बेस्ड। तो इसमें तो आपको यहाँ पे तो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जीएस उस स्तर की प्रोवाइड करा दी जाएगी कि आपने पढ़ा तो उससे बाहर, स्टैटिक जीएस से तो नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत आसान हो जाएगा। कंप्यूटर, आजकल यूपी की कोई भी एग्जाम हो रहे हैं, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ये आ ही रहा है। बीपीओ बैच में हमने बहुत अच्छे से करा दिया, जूनियर असिस्टेंट में करा दिया। यूपी स्पेशल तो ऐसे है कि अगर आपने 5 फुल टेस्ट लगा लिए तो स्टैटिक पोर्शन उससे बाहर नहीं जाएगा, इतने तरीके से वो टेस्ट बना दिए। सेम कंप्यूटर का है कि रेगुलर कंटेंट जो क्लास है वो, प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, अगर ये एमसीक्यूज भी नहीं लगाने तो प्रीवियस एस पेपर सॉल्व कर लो, फिर कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट आप कर जाओगे, ठीक है। कंप्यूटर इसकी बात हो रही, तो ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आप पढ़ रहे होते हो। यहाँ से आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा, कट ऑफ ये डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पे जिसने 5 मार्क्स का भी एज ले लिया, उस व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी बड़ी पोस्ट पे हो जाएगा, लिमिटेड पोस्ट है और कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पर कांटे की टक्कर होती है, जब कम पोस्ट होती है ना, तो एक एक नंबर 0.25 से ही सिलेक्शन डिसाइड हो जाते हैं, ये चीज़ है। और ये कंटेंट किसी के पास है नहीं, कोई पढ़ा नहीं पा रहा, ना कोई पढ़ा पाएगा। और स्टूडेंट जो है, जैसा मैंने बोला, यूपीएससी के स्टूडेंट में भी 100 में से ना 80 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपीएससी के बहुत अच्छे टॉपर स्टूडेंट, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो बता पाएंगे कि अगर ये बात हो रही है तो इसका अगला एग्जाम्पल आप दोगे तो वो कैसे निकाले उसका, है ना। इस पर बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये तो आपका लेवल होने जा रहा है कि ये कितना डिसाइडिंग है,
इसके बिना किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कोई टॉपर व्यक्ति इसमें 18 नंबर प्राप्त कर रहा है तो आपको 15 नंबर प्राप्त करने होंगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम बता दिया। आगे चलते हैं। ये हो गया पहला पाठ्यक्रम का भाग 1। इसी पर ही हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि यही एक चीज़ है जो अलग है, जो अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है उस तरीके से। बाकी भाग 2 की बात हो गई हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। लेखन योग्यता में थोड़ा सा आपका आ जाता है आपके लेटर्स, ऑफिशियल लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, इसके बाद आपकी आ जाती अधिसूचना आ जाती, परिपत्र आ जाता है, प्रपत्र आ जाता है, ये सब चीज़ें, सरकारी लेटर आ जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों पे क्या होता है, कैसे क्या कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। शायद इसकी क्लासेज हिंदी की आपकी पढ़ी हुई है, मैं एक बार रिव्यू कर लूँगा, बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं। अगर नहीं होंगी तो क्लासेज दे दी जाएंगी और आगे जो भी काम बाकी होगा यहाँ पे हो जाएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग आजकल इन एग्जामों में जितनी भी आती है बड़ी नॉर्मल सी आती है। जैसा मैंने बोला 10 से 12 टॉपिक अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, उन पे 5-5 10-10 एग्जाम्पल लगा लिए तो रीजनिंग आसानी से कर जाते। जीके पर बात हो चुकी है। इसके बाद कंप्यूटर और यूपी स्पेशल पर बात हो गई। तो हम आ जाते हैं फिर से पार्ट फर्स्ट पर। इसको हमने 26 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया। अगर जैसे ही बैच स्टार्ट होता है तो कैसे काम होगा हम इस पे बात करें। पहला देखो, पहला टॉपिक है भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बड़े से बड़े धुरंधर के पास पहुंच जाना, वो नेशनल इनकम में इतना ही बस जीडीपी और जीएनपी तक जाएगा, जीएनपी तक भी नहीं जा पाते लोग, है ना। तो ये नहीं होती है राष्ट्रीय आय। अगर इन्होंने टॉपिक लिख के दे दिया तो आपसे जीडीपी थोड़ी पूछ रहा है कि जीडीपी की परिभाषा बता दो और कितनी इंडिया की जीडीपी है, ये इन डेप्थ जाएगा। तो जब आप जीडीपी पढ़ोगे कि जीडीपी क्या है, इसके बाद जीडीपी के बाद मूल्यह्रास जानोगे, मूल्यह्रास जानोगे तो आप क्या निकालोगे, एनडीपी। एनडीपी के बाद फिर आपको जानना है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जब अगर ये जानोगे तो फिर आप जानोगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर आपको जानना पड़ेगा मार्केट प्राइस पर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पर, ये आते हैं। ये मूल्यह्रास पूछा गया आपका ऑडिटर एग्जाम में। इसके बाद आपकी ये पूछी गई है जीडीपी डिफ्लेटर तक पूछ लिया। नॉर्मली ये बड़ी कोचिंगों में भी डिफ्लेटर पे बात नहीं होती है, नॉर्मल चीज है, संकेतक है एक प्रकार का। ठीक है, तो इस पर बात होगी। बेसिक प्राइस पर जीडीपी क्या होती है, इस पे बात होगी। फिर आपका राष्ट्रीय आय होता है एनएनपीएफसी, ये कैसे निकलेगा, और सब के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो कि आप चुटकियों में यहां से यहां निकाल। फिर जीडीपी मापने की विधियां होती हैं अलग अलग, प्रोडक्ट विधि, ठीक है, कि प्रोडक्ट नाप लो। इसके बाद सबकी सैलरी विधि होती है। तो ये सारी विधियां आपको पता होनी चाहिए। केवल जीडीपी एक टॉपिक में ये बात हो रही। इसके बाद आपके पास डेटा हो देश की जीडीपी का और आर्थिक समीक्षा का, और राज्य यूपी की जीडीपी और आर्थिक समीक्षा। इसके साथ और भी जो चीजें हैं डिफ्लेटर की, जैसे बात हो गई है जीडीपी कब इसको मान लेते हैं, जैसे जीडीपी में गिरावट आ रही है तो मंदी किसे बोलते हैं, फिर मंदी के कुछ रूप आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर बचत और निवेश की अवधारणा क्या है। बचत आप इतना ही तो समझते होगे कि आपने जो बचाया वो बचत है। निवेश ये बहुत बड़ा, पूरा देश ही इसी से चल रहा है ना। चाइना में एक टाइम पे 45 से 50% बचत का पहुंच गया था, इंडिया में ये 25 से 30 के बीच में रहता है। जितनी बचत होगी उतना ही निवेश होगा, उतनी ही वृद्धि दर होगी, वैसे ही देश ग्रोथ करेगा। अमेरिका वगैरह में अगर बचत करने लगेंगे लोग विकसित देशों में तो मंदी आ जाती है। बचत वहां पे खराब चीज है, वहां खर्च करना ही देश को आगे बढ़ा रहा है। तो ये सारा पूरा सिस्टम बताएंगे कि बचत कैसे होती है, किन किन चीज़ों को बचत में, डोमेस्टिक सेक्टर क्या होता है, बीच में मीडिएटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, फिर आप निवेश, कंपनियों में जो निवेश होता है। ऐसे करके एक एक टॉपिक देख लो। आपका यूपीएससी लेवल का टॉपिक है मुद्रा और पूंजी बाजार, है ना, जो शेयर मार्केट होता है आपका, एक प्रकार से इसी के अंदर आ जाता है। फिर मनी मनी और कैपिटल मार्केट के अंदर। तो इसकी पूरी जानकारी की, मनी मार्केट क्या क्या होते हैं, मनी मार्केट की एक्सचेंजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी आप सिक्योरिटीज रख सकते हो, क्या नहीं क्या। फिर भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट,
जैसा मैंने बताया कि ये बैच इसलिए लोगों ने नहीं शुरू किया, कब से वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो लिखा लिखाया कॉपी पेस्ट करके बस डिजिटल बोर्ड दिखाए लिखा है, बस पढ़ रहे हैं उसको। कहाँ से पढ़ेंगे? ये बड़े से बड़े धुरंधर में पीसीएस लेवल के देखे हैं जो बहुत बड़े मेंस निकाल के बैठे, बड़ी बड़ी कोचिंगें चला रहे हैं, उनको ये एक एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ये है क्या? भुगतान संतुलन इतना जानेंगे, भुगतान संतुलन होता क्या है, फॉरेक्स रिजर्व देख लिया कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, बस हो गया भुगतान संतुलन। इतना नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। फॉरेक्स रिजर्व की लॉस भी होते हैं ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व के, है ना। अभी कल का ही एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ व्यापार संतुलन अलग चीज़ हो जाती है। अदृश्य खाता, चालू खाता व्यापार में, इसके बाद सर्विसेज का व्यापार, इसके बाद वस्तु का व्यापार क्या है, किस में इंडिया का क्या चल रहा है, कैसे लेन देन चल रहा है, कितना घाटा, फिर कैसे वो बैलेंस होता है ना। जो सैलरी हो रही, जो आपके वहाँ से रिमिटेंस भेज रहे हैं वो कैसे आते हैं, कौन से खाते में, ये पूरा हर एक टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विस्तृत है। हर एक टॉपिक पर कम से कम 10-10 पेज का आपको कंटेंट मिनिमम चाहिए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली, पूरा सिस्टम बैंकिंग का है। बैंक नहीं पूछ रहा है, लेकिन बैंक भी हम आपको बताएंगे, गवर्नमेंट ये वो कब राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सब चीज़ें। लेकिन प्रणाली की बात हो रही, तो बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस सिस्टम कब से आया, कैसे बैंकों के लिए अलग अलग समितियां बनी, उन्होंने जो सिफारिश की तो बैंकों ने कैसे कैसे सुधार किए, नरसिम्हन वन, नरसिम्हन टू, ये वो। फिर मुद्रास्फीति की अवधारणा, मुद्रास्फीति समझ रहे हो ना, महंगाई की बात हो रही, महंगाई, इसको कंट्रोल करना। देश में दो ही चीजें, किसी भी देश के दो ही उद्देश्य रहते हैं, महंगाई को कंट्रोल करना और वृद्धि दर को बढ़ाना, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती। कमला हैरिस की अगर सरकार गिरी है तो उसका मेजर रोल था मुद्रास्फीति का। दिल्ली में आप लोगों को पता हो, एक बार प्याज की कीमत बढ़ गई थी तो कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। बजट, केंद्र का बजट, राज्य का बजट, बजट की सारी अवधारणाएं क्या होती हैं, प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है ना, कैसे कम किया जा सकता है, कैसे घाटे का वित्तीयन किया जाता है, जब आप पैसा छापते हो तो कैसे क्या होता है, बहुत सारी चीजें। मुद्रास्फीति में जैसे मुद्रास्फीति है, इतनी सारी चीजें होती हैं जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाए, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट का खर्च बढ़ जाए, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, ब्याज दरें कम हो जाए, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ठीक है, वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ जाए तो उससे तो हो गई, ये मांग और पूर्ति का जो नियम है वो तो होगा ही होगा, तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी आपकी। गवर्नमेंट के टैक्स बढ़ जाए तो मुद्रास्फीति हो जाएगी। ऐसे ही 10-20 चीजें होती हैं, आप कहाँ तक रटोगे, और लोग बताएंगे, थोड़ा घुमा के पूछ दिया, आपका खत्म कहानी। जब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा, आप तुरंत निकालोगे। वहां से क्वेश्चन आया कि अगर मुद्रास्फीति देश में हाई है तो सरकार क्या करेगी। जैसे यूपीपीसीएस में भी एक क्वेश्चन आया था कि कोरोना के काल में सप्लाई चेन बाधित हुई थी तो सरकार ने क्या किया था, वो पूछना ये चाह रहे थे कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करना चाहिए सर। सिंपल है, सप्लाई चेन बाधित हुई, सप्लाई चेन बाधित हुई मतलब देश में चीजें नहीं आ पा रही, या तो फैक्ट्रियों को बनाने के लिए कच्चा माल नहीं मिल रहा है। जैसे हमने देखा था कि जो फार्मास्यूटिकल है तो उसमें जो होते हैं क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, क्रिटिकल मटेरियल जो होते हैं, एपीआई होता है, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई, ये चाइना से आते थे, बाधित हो गए, नहीं आ पा रहे थे। अब हमारे यहाँ दवाइयाँ नहीं बन पा रही, इंडिया में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनती हैं, पूरी दुनिया में उस टाइम मांग भी थी दवाइयों की। तो फिर क्या करेंगे हम जो सीमा शुल्क हैं उसमें कम करके, जो व्यापार पर बंदिशें हैं जो बाहर से आयात पर, वो हटाएंगे, कि आपको प्रोत्साहन देंगे कि आप कैसे भी करके आयात करो, चीजें बढ़ाओ। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे, ये कोई नहीं बताएगा ना आपके पेपर में। अब चूंकि ये क्वेश्चन आ गया तो इसको डाल देंगे कहीं घटना चक्र में कि ऐसा होगा तो क्या करेंगे। बट जब तक नहीं आया तो नए क्वेश्चंस की संभावना है। जिसने भी ये सिलेबस बनाया, इन्होंने एक्सपर्ट बिठा के ये सिलेबस बनवाया है। इकोनॉमिक्स में कोई भी एरा गैरा आके ये बातें नहीं कर सकता है, जो एक्सपर्ट होगा, जो इकोनॉमिक्स को समझ रहा होगा, उसने ही ये बातें की। फिर भारत में आर्थिक योजना की बात होगी तो आर्थिक योजना जितनी भी आपकी प्लानिंग कमीशन ने योजना बनाई, पहले तो वो देखेंगे हर चीज में क्या काम हुआ, रणनीतियां क्या थी, लक्ष्य क्या था और क्या क्या उन्होंने प्राप्त किया, कौन सा मॉडल था, इस पे बात। फिर 1991 के बाद जो सुधार हुए उन पे बात होगी। नीति आयोग, नीति आयोग की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत योजना आयोग से भी टच करेंगे, क्योंकि योजना आयोग यहाँ पर आ जाएगा आर्थिक योजना।
बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी संभावनाएं और समस्याएं, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण, यहाँ पर आ गया एलपीजी जो आई थी 1991 मनमोहन सिंह जी की अभी डेथ हुई है ना, वो लेके आए थे ये सारी चीजें। वर्तमान आर्थिक घटनाएं एवं आंकड़े, जैसा मैंने बोला कि ये जो इन्होंने 20 नंबर का दे रखा है, लेकिन ये सिलेबस इतना है कि अगर ये बीपीओ से करोगे तो बीपीओ का 1.5 गुना है पंचायती राज का। इन्हें देना तो चाहिए था ये 60 से 70 नंबर का कम से कम, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या सोच के दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अब जब ये पेपर बनाएंगे इसको कवर अप करेंगे, यूपी जीके से ये समेटेंगे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे ले आएंगे, एग्रीकल्चर पे ले आएंगे यूपी की, और वो भी वैसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो इजीली लोग नहीं सॉल्व कर पाते। प्लस जो सामान्य जीके है वहां पे ये समेटेंगे 6-7 क्वेश्चन, तो ऐसे करके 35 से 40 क्वेश्चन का बना देंगे दायरा। आगे आते हैं भारतीय सांख्यिकी, जनसंख्या वृद्धि, श्रम। अब श्रम का लोगों को इतना ही तो पता है कि हाँ श्रम करते हैं, ये हैं, श्रमिक किसे कहते हैं, रोजगार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के श्रम होते हैं, है ना, कितने प्रकार के रोजगार होते हैं, कितने प्रकार के सेक्टर होते हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। इनका सर्वे कैसे होता है ना, हर बार श्रम का सर्वे होता है, बेरोजगारी दर, फिर धन और बैंकिंग। राष्ट्रीय आय फिर से इन्होंने रिपीट किया है, एक जगह और राष्ट्रीय आय है तो एक जगह शायद आंकड़े की बात कर रहे हैं, एक जगह पूरे कॉन्सेप्ट की। कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में रुझान, रुझानों की बात हो रही, आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब आप देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का 50% से ज़्यादा योगदान था जब देश स्वतंत्र हो रहा था, और रोजगार में तो 80% प्लस जनसंख्या इस पर डिपेंड थी एग्रीकल्चर। अब जीडीपी में योगदान इसका एक टाइम पे 17% तक चला गया था, 18-19 रहता है। वो बताएंगे कि क्यों कृषि सेक्टर का योगदान आपका जीडीपी में जितना कम हो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। विकसित देशों में कितना ये रहता है, 4%, 5%, तो वो बताएंगे क्यों रहता है, कैसे रहता है, कैसे इंडिया में ट्रेंड रहा है इसका। ऐसे ही औद्योगिक, इनके सबके अपने अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स कैसे होता है, कैसे औद्योगिक उत्पादन मापते हो, कैसे पता चलता है कि हाँ देश वृद्धि कर रहा है, हर एक चीज पर बात होगी। भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, सीएसओ, एनएसएसओ, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरो। सीएसओ जो आपकी राष्ट्रीय आय वगैरह मापता है, एनएसएसओ पहले बेरोजगारी दर वगैरह इन सबके सर्वे कराता था, इसी के आंकड़ों पर ही आपकी गरीबी रेखा का भी मापन होता था। ठीक है, अब इन सबको मिक्स करके मर्ज करके एनएसओ बना दिया, मॉस्फी के अंतर्गत आते थे, अभी लेटेस्ट देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है, क्या चेंजेज आए। व्यवसायिक संगठनों के स्वरूप और उनकी विशिष्ट विशेषताएं, इन पर बात होगी। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, देखो कॉर्पोरेट, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर के भी टॉपिक्स डाल दिए इन्होंने। सामाजिक सीएसआर, ये अभी करंट के उसमें हल्का सा मैंने बताया था आपको कि क्या टर्नओवर होना चाहिए, है ना, कितने परसेंट तक होना चाहिए, 5 करोड़ का शुद्ध लाभ हो अगर सालाना तो आप इसके अंतर्गत आओगे 2%। अब आपको कंपनी लॉ जो अधिनियम है 2013 उससे डिटेल निकाल के इसका और इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा कि कैसे पूरी प्रणाली वर्क करती है, क्योंकि टॉपिक दे दिया गया। बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग, कार ऋण नियंत्रण, पूंजी पर्याप्तता मानदंड। अब ये बताओ, पूरा बेसल मानदंड दे दिए, किसी को पता ही नहीं होगा बेसल, अगर उन्होंने नाम सुन लिया होगा बहुत है। बेसल 1, बेसल 2, पूरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR की बात हो रही है। इसमें भी अलग अलग टायर 1 की पूंजी होती है, टायर 2 की। अब किसी बड़े से बड़े टीचर को पूछ लेना क्या होता है, किसको टायर 1 में गिनेंगे, किसको टायर 2 में, ये एडिक्वेसी रेशियो क्यों आरबीआई ने क्यों इसको 9% रखा है, पूरी दुनिया में क्यों 7% चल रहा है, क्या है बेसल मानदंड से कैसे बैंकिंग पर संकट कम होता है, बहुत बात होगी, है ना। आगे चल के मानव संसाधन, लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, देखिए सामाजिक लेखांकन की भी बात होगी, है ना, जो लास्ट में फीडबैक होता है वो सारी चीजों पर। और मूल्य वर्धित लेखांकन के मूल तत्व क्या। फिर विदेशी व्यापार, यही एक चीज रह गई थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है इंडिया का वो खुला था आपका, इसी पर विदेशी व्यापार, मर्चेंडाइज व्यापार, गवर्नमेंट कौन कौन सी सब्सिडी देती है सेवाओं के व्यापार पर, ये वो, इसका ट्रिप्स समझौते जो हैं आपके वो किस चीज़ को सुरक्षा प्रदान करते हैं, WTO की भी थोड़ी बहुत बात हो जाएगी क्योंकि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही। तो निर्यात की प्रक्रियाएं, वित्त पोषण, निर्यात प्रोत्साहन, तकनीक और प्रोत्साहन, एग्जिम बैंक भी आ गया। बीमा भी इन्होंने नहीं छोड़ा, बैंकिंग था,
बैंकिंग का हेड आरबीआई, बीमा का ईआरडीए, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। कितने टाइप के बीमा होते हैं? एक सामान्य बीमा होता है, दूसरा जीवन बीमा होता है। इंडिया में 4 मुख्य गवर्नमेंट कंपनी है, उनको मिला के कैसे बीमा में काम कर रही हैं, है ना। बहुत दुनिया में बीमा का क्या ट्रेंड चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, क्यों इसके लाभ हैं। यहाँ इनमें तो यहाँ तक दे दिया। अब सोचो ये लोग क्या आपसे नॉलेज चाह रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य में जीवन बीमा की रिस्पेक्ट में समुद्री और सामान्य बीमा। हाल ही में घटना घटित हुई लॉस एंजलिस में फायर। अमेरिका में जाओगे ना, हर चीज का बीमा होता है, हर एक चीज का बीमा, चाहे मकान हो, चाहे आपका कुत्ता हो उसका बीमा, आपका बच्चा हो उसका बीमा, आपका मेडिकल बीमा, आपके पास वाहन है, हर चीज का बीमा कराना अनिवार्य है। लॉस एंजलिस में फायर लगी, अब देख रहे हैं केवल 20% लोगों का बीमा था। कंपनी ने एआई के माध्यम से पहले ही भांप लिया था कि यहाँ जो परिस्थितियां हैं, सूखे वाली, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, मीन्स बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे झाड़ियाँ उगाई हैं चारों तरफ, सूखे की स्थिति, एक हल्की सी चिंगारी लगेगी, आग लग जाएगी, सारे वहाँ मकान लकड़ी के बनते हैं, सब जल जाएंगे। तो कंपनियों ने भांप के 80% बीमा पहले से ही कैंसिल कर रखे थे। सोचो ये लोग कहाँ जाएंगे, इनके मकानों की कीमत होती है करोड़ों करोड़ों रुपए, ये तो बर्बाद हो गए, रोड पे आ गए। तो ये पूछ भी रहे हैं वैश्विक परिदृश्य में जीवन बीमा के सेक्टर में समुद्री और सामान्य बीमा। आप बताओ, मरीन बीमा की भी बात हो रही है। मरीन बीमा क्या होता है? जो जहाज वगैरह आते हैं, हर एक जहाज का बीमा होता है। एक बार ऐसा आया था कि बीमा देने से इंडिया का किसी उसने तो अमेरिका में कुछ प्रतिबंध लगाए थे, तो जो बीमा कंपनी है वो पीछे हट रही थी, इसलिए यहाँ से यहाँ व्यापार नहीं हो पा रहा था रसिया की तरफ। इतना इंपॉर्टेंट है जहाज में समुद्री बीमा। उस पर बात होगी। भारतीय कृषि की विशेषताएं। अब एग्रीकल्चर पर आ जाओ। कृषि की विशेषताएं, कितने टाइप की कृषि है, क्या क्या चल रहा है, क्या ग्रोथ है, पिछड़ेपन के कारण, कृषि के प्रकार, पूरी दुनिया भर में कृषि के प्रकार, स्थानीय कृषि के नाम भी पूछ देते हैं दुनिया भर में, है ना। कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियां, कृषि जोत, इस पे बात। भारत की प्रमुख फसलें, प्रमुख उत्पादक राज्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यही आयोग होता है जो एमएसपी डिसाइड करता है कि ये होनी चाहिए, सिफारिश करता है। इसके बाद डिसाइड करता है सीएसीपी। इसी की सिफारिश पर ही सीएसीपी फाइनल मोहर लगा देता है, कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे इसके बाद राष्ट्रीय कृषि बाजार, एक तो होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसी के बाद आगे आ जाता है ई नैम। सारा ऑनलाइन सारी मंडियों को जोड़ने का काम अभी भी चल रहा है। इस पे बात करेंगे कौन सी कमेटी ने सिफारिश की, क्या है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण, अपीडा। तो खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक की बात हो रही पहले तो क्या हो जाएगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की भी बात हो रही है। यहां से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एपीडा और मार्कफेड की भी बात हो रही है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, इसकी बात हो रही। नाबार्ड की बात हो रही, नेफेड की बात हो रही। फिर कृषि विपणन, कृषि तथा मंडी परिषद से संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य की योजनाएं। तो कृषि, कृषि विपणन और मंडी परिषद से संबंधित जो भी राज्य और केंद्र की योजनाएं हैं, इसका मतलब जो एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट है, मॉडल एपीएमसी एक्ट है, ये भी आपको जानने चाहिए, इनके नवीनतम आंकड़े। फिर उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम एक्ट भी इन्होंने पूछ लिया है कि इस एक्ट से भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके तहत बनाए गए नियम, विनियम, नीतियां और नवीनतम तकनीकी विकास के परिप्रेक्ष्य में अपनाए जा रहे संशोधनों पर प्रश्न पूछे जाएं। इतना ब्रॉड सिलेबस दे दिया। चूंकि पोस्ट बड़ी है, इसी पोस्ट के लिए यूपीपीसीएस एग्जाम लेता है। यूपीपीसीएस इसी लेवल की पोस्ट की कई सारी, एसडीएम वाली छोड़ दो आप, डीएसपी छोड़ दो, बाकी पोस्टें इसके मामले में कहीं नहीं टिकती, ठीक है। तो ऐसी पोस्टों के लिए यूपीपीसीएस जब एग्जाम लेता है तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले आप प्री निकालने के लिए कितना पढ़ते हो? इस बार दिया तो है लोगों ने एग्जाम, कम से कम नहीं तो 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं प्री निकालने के, और वो पूरे इतनी डेप्थ नॉलेज हो तो प्री निकलता है। फिर मेंस के लिए हद मेहनत करनी होती है, उस समय भी आपके नॉलेज पे काम नहीं होता, नॉलेज, स्पीड, डिजाइनिंग, और वहां पर परफेक्ट आंसर देना। फिर इंटरव्यू, तब जाके ये पोस्ट मिलती है। तो यहाँ पर जब ये दे रहे हैं तो कुछ तो इन्हें अपना डालना है ना, इतनी बड़ी पोस्ट दे रहे हैं। इसीलिए इन्होंने ये 26 टॉपिक, उनके हिसाब से कम है, हमने इसको 26 में बना दिया, ये इन्होंने डाले।
बड़ी जॉब है, बड़ी पोस्ट पोस्ट है और मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। ऐसे लोग तो बिल्कुल मत आना जो आ गए इसमें, जो नॉर्मल से एग्जाम देते हैं, उनको लगता है कि पेट में अच्छा स्कोर है, चलो यहाँ भी कर जाए, देख लें। देखने मत आओ। ये ऐसा है कि ये बैच चलेगा तो इस सिलेक्शन तक लेके जाएगा, उससे आगे लेके जाएगा। पेपर दोगे, पेपर देते ही पता चलेगा कि हाँ अंतर है और हम सिलेक्शन ले लेंगे। अब आते हैं इस बैच के बारे में। क्या होगा बैच? सबसे पहले तो यह एक लिमिटेड और प्रीमियम बैच होगा। लिमिटेड सीट्स होंगी। कितनी सीट? 270। 134 पोस्ट है, हमने इसका डबल कर दिया तो 270 से ज़्यादा हम स्टूडेंट नहीं भर्ती करेंगे, क्योंकि पोस्ट बड़ी है। हर एक व्यक्ति को मैं नाम से जानूं, उसकी मेहनत से जानूं, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उससे जानूं। इसमें ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाएंगी बैच के अंदर। दूसरी चीज़, जब फीस कम रख दी जाए, सपोज करो 500 रुपये अभी आज मैं रख दूँ, हर व्यक्ति यहाँ पे तुरंत ऐप पर बैच है, कोई रोक तो पाएगा नहीं, उन्होंने वहाँ से परचेज कर लिया। जब एक बार परचेज कर लिया, उसे कंटेंट मिल गया। तो जब बैच की फीस ज़्यादा होगी तो जो सीरियस हैं, अल्ट्रा सीरियस हैं, वो लोग आएँ। 50 लोग आएँ चलेगा। इस बार हमें चाहिए कि जो यहाँ से सिलेक्शन लें, हर एक व्यक्ति का डेटा, नेम और 1-to-1 कॉन्टैक्ट मेरा उससे हो, जानूं कि हाँ इस व्यक्ति को यहाँ से पूरा सिलेक्शन दिलाया गया। इसलिए 270 ही अभ्यर्थी यहाँ पर रखे जाएंगे, एडमिशन बंद कर दिए जाएंगे। तो ये होगा। इसके बाद 2-3 क्लास जैसे ही आएंगी, फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा। ऐप पर तो एडमिशन पहले ही क्लास से ही शुरू हो जाएंगे, 1-2 दिन में बैच आपका लॉन्च किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो 2-3 क्लास आने के पश्चात टेलीग्राम में टास्क देना, क्योंकि सुपर एक्टिव ग्रुप होगा, चैट हमेशा ओपन रखी जाएगी, इसीलिए लिमिटेड बच्चे लिए जा रहे हैं। जो टास्क दिया जाएगा वो आपको पूरा करना ही है। तो टास्क क्या दिया है? सपोज करो जीडीपी पर क्लास हुई, सारी चीज़ें आपको समझा दी गई और सारा जो मेन डेटा दे दिया गया। अब आप लोगों को टास्क दिया गया ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, कि जाओ उससे संबंधित और भी आंकड़े हैं, ये सोर्स हैं, इनसे निकालो, एक पेज पर लिखो, राज्य के आंकड़े निकालो। जब वो निकल आए तो एक दूसरे से दिन भर उस पर क्वेश्चन करो कि वो उसी दिन आपको रट जाए वो आंकड़े। ऐसे काम चलेगा। तो डेली रिवीजन प्रोग्राम, डेटा कलेक्ट करना, डेटा याद करना, एक दूसरे से डेटा पर क्वेश्चन करना, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रोग्राम भी कुछ दिनों बाद ऐसे ही शुरू होगा। 2 तरीके से काम शुरू होना है। ये जितने भी टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, वो यूपी पीसीएस और अन्य पीसीएस में इन टॉपिक्स पर वो सारे क्वेश्चन तो तुरंत आ जाएंगे हमारे पास 1 सप्ताह के अंदर। जिस टॉपिक से रिलेटेड होंगे उस टॉपिक में आप लोग सॉल्व करोगे, जैसे टॉपिक होते जाएंगे आप लोग देखोगे वो क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे हैं आपको, जिसमें अलग कॉन्सेप्ट होगा वो समझा दिया जाए। बैच की फीस 1500 रुपये के आसपास रखी जाएगी। हाँ ये बिल्कुल है, बैच फीस आपकी 1500 के आसपास रखी जाएगी। जिससे क्या होगा कि एक तो जो हल्का सा देखने के लिए आते हैं ना, वो आए ना, क्योंकि वो आते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, और प्लस भीड़ नहीं बढ़ानी हमें। आपको एक आभास हो, अभी क्या है 1000 स्टूडेंट, अगर इसमें 500 रुपये फीस रख दी, 1000 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। 1000 स्टूडेंट हो गए, आपको भी आभास नहीं होगा कि पढ़ तो रहे, सब मेहनत कर रहे हैं, सब होशियार हो गए हैं, पता नहीं होगा कि नहीं। लेकिन जब केवल डबल स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि ऑक्यूपेंसी 50 से 60% लोग ही मेहनत करते हैं। उनमें अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन गारंटीड होना है यहाँ से, ये आपको पता होगा। इसके बाद हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी कि चलो लिमिटेड बैच है हमने बंद कर दिया, क्योंकि मेहनत इस बैच में बहुत होनी है, काम बहुत होना है। जैसे मैंने बताया कि जो आपका बीपीओ के लिए पूरा काम हुआ है, उतनी ही मेहनत केवल इसमें आपके केवल 20 नंबर का जो है ना आपका टॉपिक, उनमें हो जानी। हाँ लेकिन इतनी आसान भाषा में इतने तरीके से समझा के आप लोगों को तैयार किया जाएगा कि 1 मंथ मेहनत में आपका लेवल आ जाएगा, आप लोग खुल के कहीं पे भी खेलोगे कोई भी क्वेश्चन। अब आते हैं इसमें से कंटेंट। कंटेंट को हम इतना ज़्यादा सेव करेंगे कि कंटेंट 1% भी लीक ना हो। फीस भी ज़्यादा है तो आप लोग भी थोड़ी सीरियस रहोगे, है ना। तो कैसे? सबसे पहले तो ऐप पर ही सिर्फ सारा कंटेंट, अगर छोटा 1 पेज भी दे रहे हैं तो सिर्फ ऐप पर जाएगा। ऐप में भी वो ऐप के अंदर ही रहेगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ तो सकते हो, मोबाइल में लेके इधर उधर शेयर नहीं कर सकते हो। सारी चीज़ें जो समझाने वाले जो टास्क भी दिए जाएंगे, तो टास्क दिए आपने कंप्लीट किए, मेरे पास भेज दिए इंडिविजुअली। जब मेरे पास आ गए तो फिर मैं उसे ऐप पर अपलोड करूँगा।
कोशिश की जा रही है आगे चल के और भी ऐप पर क्या क्या प्राइवेसी आ सके, जिससे ये लिमिटेड 270 से 71 ना हो, उस व्यक्ति के पास भी चीज़ें ना पहुंचे। आप पढ़ो, आगे चल के जो भी टेस्ट होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उनको इतना कर दिया जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे सोचते हैं कि नहीं आगे चलो काम चल रहा है ये वो, इतना समझ लेना कि इतनी प्राइवेसी, इतनी चीज़ें हम लेके आएंगे कि जो व्यक्ति 270 से बाहर है, उस व्यक्ति को लास्ट तक लॉस हो जाएगा। और लॉस अगर 5 क्वेश्चन का भी हो गया तो आपका काम खत्म है। ठीक है, अब आते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस विशेष सिलेबस पर किया जाएगा जो 20 नंबर का है। लेकिन इसके पश्चात जैसे ही ये खत्म होगा, विद टास्क, एमसीक्यू, डेटा, हम अन्य सब्जेक्ट पर आ जाएंगे। अन्य सब्जेक्ट पर भी 5-5 दिन का, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, 2 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मंथ मिलेंगे। जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है, और जैसा सुनने में आ रहा है होली के जस्ट बाद ये एग्जाम लगा देंगे। और यूपी ट्रिपल कर रही, पहले सारे छोटे एग्जाम्स ले रही, तो 143 पोस्ट है, बहुत छोटा एग्जाम है ना, ये 134, 43 भी नहीं, 134 पोस्ट है। तो ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा। और अब तक जितनी भी पोस्ट निकाली उनमें सबसे बड़ी पोस्ट यही है, सबसे बेहतरीन पोस्ट है। फिर अन्य सब्जेक्ट पे एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, अब हिंदी उठाएंगे, पर डे का एक टॉपिक, जरूरत पड़ी पर डे के 2 टॉपिक, उस पर काम करो, क्लास करो, एमसीक्यू लगाओ, फिर कुछ और एक आध टेस्ट दे दिया, कुछ ना कुछ ऐसा दे दिया जिससे आपकी तैयारी उसी दिन उस टॉपिक की कंप्लीट हो जाए। फिर अगले पे बढ़ गए, फिर जीएस पे देख लिया कि करंट में और क्या चीज। नेक्स्ट 2 मंथ ऐसे मेहनत की जाएगी कि अगर बाकी के व्यक्ति 60 नंबर तक पहुंचने में पसीना आ जा रहा है, तो आप लोग 80+ आसानी से लेके आओ। ये इंश्योर किया जाएगा कि 15 से 20 नंबर का अंतर हो हमारे विद्यार्थियों में और अदर कहीं से भी पढ़ के। जिनमें पोस्टें कम होती हैं वहां पर कंपटीशन बड़ा कम होता है, लोग एक तो कॉन्फिडेंट रहते ही नहीं है ना कि यहाँ होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ तो ऐसा सिलेबस दे दिया कि कहीं कंटेंट ही नहीं। पढ़ लो, यूपीएससी की बुकें उठाओ, कुछ समझ में आ जाए तो बताओ ना मुझे भी। पोस्ट बड़ी है, हाँ, वही अभ्यर्थी इस बैच में एडमिशन लें जो अगले 2 महीने तक अत्यधिक मेहनत कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक तो यूपी स्पेशल कंप्यूटर, अगर सपोज करो आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ शॉर्ट लिस्टेड हो, बड़ी जॉब चाहते हो, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर तो आपका अल्ट्रा लेवल का यहाँ तैयार हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका चल ही रहा है। इसके बाद इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपको जो है वो अलग से पढ़ना है, रीजनिंग हिंदी अलग से पढ़ना। ये तो अगर वहाँ पे 20-22 दिन का भी एक्स्ट्रा समय मिला तो आप वहाँ पे फिर जाना, लेकिन जब तक ये एग्जाम नहीं हुआ तब तक इसको एकदम जी तोड़ मेहनत करनी। पोस्ट बड़ी है, यूपी पीसीएस लेवल की पोस्ट है, पैसा बहुत है। जैसा मैंने बताया ना, उस जगह पे ही आप बैठे हो जहाँ से पूरा राजस्व आ रहा है, किसी से ही है। गांव की अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड है, कृषि पे। और यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ने कमीशन भी अलाउ कर रखा है। एपीएमसी जो कमेटीज होती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने 1.5 से 2% तक कमीशन अलाउ कर रखा है एजेंटों को। इनको एजेंटों को, इनके कमीशन को कौन मैनेज करता है, सचिव। सब चीज़, सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशन यहाँ से, है ना। तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है। एक बार मेहनत कर लो, शायद जिंदगी भर पैसे के लिए जो जॉब होती है ना, ये बदलो वो ना सोचना पड़े। फिर अपनी आप ख्वाहिशें जरूर पूरी करोगे कि आपका हॉबी है, बहुत बड़ा एम है कि आईएएस की तैयारी करनी या इसकी करनी, तो करोगे, नहीं तो यहाँ कोई और जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बहुत ही गंभीर होकर बैच को परचेज करना। जैसे मैंने बताया, हम भी नहीं चाहते कि हर एक व्यक्ति मुँह उठाए चलाए, हम चाहते हैं कि केवल सिंसियर व्यक्ति आए। जब मैंने बताया कि टॉप 4000 सेलेक्ट होंगे, वो आएंगे जिनके टॉप रैंक हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है कभी ना कभी, एक लेवल है, तो इनके साथ मेहनत करने में भी मज़ा आएगा, इनको मेहनत कराने में मज़ा आएगा, इनके दिमाग का विकास करने में भी मज़ा आएगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस बैच में, है ना, बहुत अल्ट्रा लेवल पे मेहनत होने वाली। तो इसके बाद फिर एक एक स्टेप हम भी बढ़ रहे हैं ना, एक एक पोस्ट पर। और जब एक बार सोच लिया कि करना है तो फिर करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि वो जॉब लिए बिना नहीं जाएंगे। इसके पश्चात एक भी दिन बिना मेहनत के खाली नहीं जाना चाहिए, ये आप लोगों का एम होना चाहिए। यहाँ पे आपकी इससे मंडी परिषद के बैच से संबंधित सारी चीज़ें जानकारी हो गई। नेक्स्ट 1 से 2 दिन में सारी चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा सा जानकारी और दे देना, आगे कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट क्लासेज, ठीक है, आपकी साइंस पर आनी है, जीएस में एक
बायोलॉजी की क्लासेज 4 से 5 क्लासेज आपकी इतनी इन डेप्थ थी कि बायोलॉजी तो बहुत अच्छे ख़त्म पड़ी थी, फिर भी स्टूडेंटों को लग रहा था। तो साइंस की क्लासेज बायोलॉजी 10 क्लास, फिजिक्स 7 क्लास, केमिस्ट्री 6 क्लास, टोटल 23 क्लास में साइंस की क्लासेज आएंगी। नेक्स्ट कल से ये क्लास आनी शुरू हो जाएंगी और फिर ये आपकी ऐप पर तो एक साथ डाल दी जाएगी कुछ समय पश्चात। यूट्यूब पर दो क्लासेज आ जाएंगी हर सब्जेक्ट की, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इससे क्या होगा, बायोलॉजी आपको कहाँ चाहिए, बायोलॉजी चाहिए आपको फॉरेस्ट गार्ड, इनके लिए तो मस्ट है, 7.5 नंबर की है बायोलॉजी। तो इनका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, बायोलॉजी इस तरीके कंप्लीट करा रहे हैं कि फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। घटना चक्र सॉल्व करने बैठोगे ना, मजाक लगेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और साइंस में घटना चक्र यूपीएससी तक भी घटना चक्र से बाहर चीज़ें नहीं जाती हैं। ये है साइंस के क्षेत्र में, क्योंकि बेसिक साइंस है ना, एलिमेंट्री 10th लेवल तक। तो यहाँ पर इसके बाद टोटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहाँ कहाँ रोल है आपका, जूनियर असिस्टेंट में, आर ओ में। इसके बाद यूपी पीसीएस की कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो वहाँ पे, तो इन सब के बैचेज में ये सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी, इनको काम आ जाएंगे। और साइंस ऐसी हो जाएगी, फिर आप सपोज करो बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, तो वहाँ पर साइंस का बहुत बड़ा रोल है, 30 क्वेश्चन आते हैं बेसिक साइंस से। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और भी कोई परीक्षाएं दे रहे हो तो साइंस यहाँ से एक बार कंप्लीट हो जाएगी, फिर किसी भी परीक्षा को जाइए दीजिए, एकदम लगेगा कि बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस नंबर पर पे करना है और टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक नंबर पर स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। सेम चीज़ हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच चल रहा है और फॉरेस्ट गार्ड का। इन बैचेज में ऑलमोस्ट, जैसे मैंने बताया अभी साइंस की कमी थी, सारे बैचेज में आ जाएगी। ऑलमोस्ट 95% काम हो रखा है। बीपीओ में तो ऑलमोस्ट काम हो रखा है सारा। कुछ टेस्ट और जो चीज़ें रिवीजन प्रोग्राम समय के साथ आने हैं वो आते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों की अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। जैसे ही एग्ज़ाम आएगा, तो जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ तब तक हर बैच पर नज़र रहती है, उसका काम होता रहता है। चलिए, तो आप लोग जितने भी मंडी परिषद देने का सोच रहे हैं, खासतौर से जो 99% वाले हैं वो तो 100% श्योर रहें आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। जो 98 97 वाले हैं इनके बेटर चांसेज हैं, क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन दी गई है। एक और सवाल मेरे पास आया था कि जो इंजीनियरिंग वाले हैं, बीटेक वाले, क्या वो दे सकते हैं। देखो, इनके बारे में उन्होंने अभियांत्रिकी लिखा नहीं है, लेकिन अगर ये लिखा है कि बैचलर डिग्री है ना इन साइंस, बैचलर इन साइंस नहीं लिखा, बैचलर डिग्री इन साइंस, तो बैचलर डिग्री इन साइंस मानी जाती है आपकी क्या, बीटेक मानी जाती है। यानी कि बैचलर इन स्टेम माना जाता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इनमें से किसी पर भी आपने बैचलर लिया, साइंस के क्षेत्र में ही बैचलर मानी जाती है। लेकिन जब आयोग से पूछोगे वो क्लियर नहीं करेगा। सेम चीज़ बंद दरोगा में आया था इशू ऑनर्स वालों का, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया था क्या कि 2 ईयर्स, कम से कम 2 ईयर्स नहीं, कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए डिग्री में। ऑनर्स वालों के एक ही रहते हैं। लास्ट तक इन्होंने क्लियर नहीं किया, लास्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ले लिया, क्योंकि ये विभाग क्लियर करता है। विभाग जैसे आयोग को भेजता है, तो ये आपको या तो विभाग को आरटीआई डालो, या फिर आप एग्जाम देने के बाद जब लास्ट में आपका होगा ना, फाइनल लिस्ट आएगी, वहीं क्लियर करेंगे कि हाँ ये आपको मिलेगी नहीं। ऑलमोस्ट ये कर देते हैं, ठीक है, जैसा उसमें किया था वन दरोगा में कि बाद में ले लिया था। तो ये पूरा सिस्टम है। शेयर कर दीजिए, जितने भी मंडी सचिव का सोच रहे हैं, जिनको भी एग्जाम देना है, सब तक शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे क्या चीज़ें हैं, है ना, क्या आपका फीडबैक है, क्या आप चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें बताओ। नेक्स्ट 1-2 दिनों में थोड़ा साइंस पर कंटेंट बन रहा है, जैसे ही साइंस पर कंटेंट बना के फिनिश कर दिया जाता है, फिर वैसे ही आप लोगों के इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए साइंस का बीच में ख़त्म किया जा रहा है कि बाद में पूरा फोकस आप लोगों पर हो और बाकी बीपीओ वगैरह का जो प्रैक्टिस चल रहा है उन पर हो। चलिए, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।